हम इस सब कॉन्टिनेंट में ना इंडिया से बहुत इंप्रेस है, क्योंकि हमारे बाप दादाज वगैरह सारे हम वहाँ से आए, तो एक वो एफिलिएशन होती है। आपको मौका मिला फाइनली इंडिया जाने का, कैसा एक्सपीरियंस था, लोगों का कैसा रिस्पॉन्स था? इस साल नाम आया और फिर इंडिया गया। इंडिया वॉज ऑलवेज इन माई लिस्ट। ठीक है। और उसकी वजह ये, हालांकि हमारे जैसे मुल्क है, हमारे जैसे लोग हैं, लेकिन बात वही है कि जिस इंसान की नेचर ऐसी है कि जिस चीज़ के आपके ऊपर दरवाजे बंद कर दिए वही हैं ना, बदल- आप कहते हैं यही करना है। वो जो क्यूरोसिटी वाला पार्ट है ना, बचपन से हम लोग बॉलीवुड को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे ऐसे ही होते हैं। तो और फिर जब आपके पास दरवाजे बंद हुए, आप मिलना चाहते हो उन लोगों से कि यार कैसे। मेरा टारगेट सिर्फ दिल्ली था। मैंने कहा मैंने बाकी किसी छोटे शहर में नहीं जाना, मैंने दिल्ली में ही जाना। तो वो एक आपका ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का आता है और एक हज़रत अमीर खुसरो का। साल में 2 दफ़ा मैंने ये अप्लाई करने होते थे। चुप करके मैं अप्लाई कर रहा था और सिर्फ बरार को पता होता था। मैं कहता था मैंने एक दफ़ा और अप्लाई कर दिया, मैंने एक और दफ़ा अप्लाई कर दिया। तो वो करते करते को 3 साल लगे और फिर मेरा नाम, अच्छा फिर होता है, मेरा कज़न होता था, कभी उसका नाम आ जाता था, मेरा नहीं आता था। और फिर अब ये हुआ कि मेरा आ गया, उसका ना आया। तो अल्टीमेटली फिर मैंने कहा यार मैं तो फिर जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वी बॉट्स की एक नई पॉडकास्ट के साथ मैं हूं मेहर सत्तार। नाज़रीन, ट्रैवल जो है वो इंसान को सिर्फ नई डेस्टिनेशन से नहीं मिलवाता, बल्कि इंसान को अपनी खुद से पहचान करवाता है। और आज हमारे साथ एक ऐसे ही गेस्ट मौजूद हैं जिन्होंने सिर्फ एक ख्वाब देखा और उस पर ख्वाब को ऐसा पाया तकमील तक पहुंचाया कि दुनिया ने उनको ख्वाब उनके साथ देखा। और इसी तरह सिर्फ 12 साल के अंदर 34 मुल्कों को उन्होंने ट्रैवल किया। पाकिस्तान से लेके हर मुल्क के अंदर वो जहाँ गए वहाँ उन्हें मोहब्बत तो मिली, लेकिन उनको अपने कैमरे से जो दुनिया से मोहब्बत मिली वो एक वाकई एक मिसाल है। हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल आज़म। पाकिस्तानी पासपोर्ट की बात करें तो एक तो आपने बता दिया मलेशिया, इसके अलावा अगर बंदे का वैसे अब थाईलैंड तो हो गया है, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़, मैं वही कहूँगा ना, इंसान अगर प्लान कर रहा है, पहली बार विलिंगनेस है, बंदे बड़ी चीज़ है। इधर तो लोग आधे वीज़ा प्लान इसलिए करते हैं कि यार पता नहीं किनका लगता है यार। लोगों के ज़हन में एक वो है ना कि यार पाकिस्तान है, कागज़ भी पता नहीं कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे, बैंक स्टेटमेंट भी मेरी पता नहीं ऐसी ही डूबी सी है। तो इन सारी चीज़ों को कैसे कैटर करना है, मतलब ये साइड पे किस तरह करनी है चीज़ें अपने दिमाग से? अच्छा, अब मसला ये है कि नहीं साइड पे हो सकती। ये तो है। ऐसा पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर आप ये नहीं कर सकते। क्योंकि आप जब कोई मुल्क हम पाकिस्तानी का मसला ये कि हम अपनी मर्जी से मुल्क ही नहीं सिलेक्ट कर सकते। हम नहीं कर सकते मुल्क अपनी मर्जी से सिलेक्ट। ये प्रिविलेज जो है ना, ये वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों को, उनको तो पता ही नहीं है मुश्किलात। तो अभी ये थोड़ा सा 1 साल के अंदर लोगों के लिए ट्रैवल करना मुश्किल हुआ है। तो मैं वो जितने मेरे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं ना, तो मैं उनकी स्टोरीज देख रहा होता, तो वो कहते हैं यार मुझे वीज़ा लगाना पड़ेगा, कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। मैंने कहा देखो ये वो लोग हैं जो आज आके कर रहे हैं और हमारी तो इब्तदाई एक। तो ये मसला है कि यार हम नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, मुल्क नहीं सिलेक्ट कर सकते, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स के वो इतने लंबी लंबी वो चीज़ें हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंट्रीज़ है ना, ये मलेशिया थाईलैंड वाले, वो इसलिए लोग सबसे पहले करते हैं कि यार डॉक्यूमेंटेशन सबसे कम। अब जो आपका सवाल है ना कि यार कहाँ करना चाहिए, मैं वो कहता हूँ कि 2 तरह के लोग हैं। एक लोग हैं जिन्होंने एक्चुअल में अल्टीमेटली ना यूरोप जाके सेटल होना है। वो उनका स्टार्ट ही एक्चुअल में हिस्ट्री के लिए है। और एक है जेन्युइन ट्रैवलर्स। ठीक है। तो जो जेन्युइन ट्रैवलर है ना, उसको अपने पर्सनैलिटी के मुताबिक कंट्री को सिलेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को हिस्ट्री पसंद है, इस्लामिक हिस्ट्री पसंद है, तो मैं उसको कहूँगा कि वो ज़रूर टर्की और इजिप्ट, स्पेशली इजिप्ट। चाहे मुझे एक्सपीरियंसेस कुछ उधर वहाँ पे अच्छे नहीं मिले फ्रॉम टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू, कि वो इतना टूरिज़म फ्रेंडली नहीं है, बट अगर आपकी वो साइड ज़्यादा आपको इंटरेस्ट देती है, हिस्ट्री वाली या इस्लामिक हिस्ट्री, स्टार्टिंग फ्रॉम द यूसुफ और द मूसा का पूरा दौर, वो इवन फिरौन, वो बहुत बहुत आपको मजा। लेकिन अगर आपकी पर्सनैलिटी ये है कि आपको शशका चाहिए और घूमना फिरना चाहिए, तो आप कहेंगे यार ये मैं कहाँ पे आ गया हूँ, मतलब मुर्दे ही पड़े हुए हैं, और फिरौन की क्या वो एक जैसी है ना मम्मी, वो भी वही है, और वो पिरामिड्स, तो आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक जो है ना वो कंट्री वगैरह सेलेक्ट करनी चाहिए। तो इसमें जिस तरह हिस्ट्री वगैरह का जिसको शौकीन है वो इस तरफ चला जाए, जो सिर्फ और सिर्फ डेली की एक्टिविटीज़ करना चाहता है, सुबह शाम फन फील्ड एक्टिविटीज़ करना, उसके लिए फिर ये साउथ ईस्ट एशिया की जो है ना वो हो सकती है। तो बाकी वो जो तीसरा वाला पार्ट है कि आपने हिस्ट्री बनानी है, वो जानी है, वो फिर वो यही है कि 4-5 अब तो खैर वो भी ख़त्म हो गया, उनको भी पता चल गया कि नहीं। तो वैसे आपको सबसे ज़्यादा किस वीज़े ने तरसाया, कि मतलब इंतज़ार बहुत कराया बंदा कि यार आ जा यार आ जा? अब यकीन करें, ये एक मेरा कनाडा का वीज़ा था, ऑलमोस्ट 3 महीने। ठीक है। और बस आपका पासपोर्ट गया हुआ है, आप मतलब आप कहीं और जा भी नहीं सकते। ये भी आप फंस जाते हैं। फिर मुझे अभी रिसेंटली मैंने दूसरी दफ़ा चाइना जाना था। चाइना का मेरा बड़ा अच्छा ट्रैवल रहा।
दूसरी दफ़ा मैंने जब चाइना जाना था तो उसके बाद से भी रिसेंटली बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ चुकी हैं चाइना के वीज़ा के अंदर। तो मैंने एक दफ़ा अप्लाई किया रिजेक्ट, मैंने दूसरी दफ़ा अप्लाई किया रिजेक्ट, मैं तीसरी दफ़ा करने लगा तो अंदर से ही ऑब्वियसली मेरे फॉलोअर्स वगैरह मैंने शेयर कर दिया अपने नहीं हो रहा है। चैनल, नहीं हो रहा। तो किसी मेरे फॉलोअर ने अंदर से मेरे डॉक्यूमेंट कहीं से निकलवा के कोई अंदर से बताया कि भाईजान ये आपका ना एक जो इनविटेशन जिसने भेजा है उसके कोई टैक्स के मामलात हैं, आप इनविटेशन कहीं और से अरेंज कर रहे हो, इस वजह से आपका वीज़ा नहीं लग रहा। तो उस बंदे ने मेरा नाम नहीं बताया, मैं कौन हूँ करके अपना नंबर ब्लॉक करके वो बंदा गायब हो गया। लेकिन उसने पता नहीं कहाँ से मेरी सारी इन्फॉर्मेशन निकाली। मुझे चाइना ने, क्योंकि मुझे चाइना बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा पसंद है। वो ऐसा हिडन कंट्री है, जो अभी आपका एक क्वेश्चन भी था कि कंट्रीज़ के अंदर वो ऐसा हिडन कंट्रीज़ है कि वो टूरिज्म पॉइंट से बाहर की दुनिया के लिए इतना ओपन नहीं था, क्योंकि वेस्ट में उसको नहीं पसंद किया जाता था, तो वो ऑब्वियसली पब्लिक में भी ज़्यादा नहीं आया हुआ था। और हमारे भी चाहे जितने मर्जी वो शहद की तरह की और वो जो है समुंदर की तरह के हमारे उसके साथ ताल्लुकात हो, टूरिज्म वाला वीज़ा नहीं मिलता आपको। तो वो भी आपको फिर एक बिजनेस वीज़ा के थ्रू ही जाना पड़ता है आपको। तो वो फिर ऑब्वियसली मेरा बिजनेस से भी रिलेटेड भी कुछ काम था, मेरा कज़न भी साथ, तो हमने बिजनेस वीज़ा ही लिया और उसके अंदर हमने टूरिज्म भी किया। ठीक। सेकंड टाइम भी जब मैंने कोशिश की तो मेरा था, मैंने एट लीस्ट भी ना 3 रूट्स प्लान किए हुए थे कि पहले ट्रिप में ये प्लान करूंगा, दूसरे में ये रूट, और अब वो जो दूसरे तीसरे रूट है ना वो मैंने भी पूरे करने। और मज़े की बात ये कि अब वो जो पहली सीरीज़ मेरी वो इतनी अच्छी गई कि मुझे अब चाइनीज़ कंपनी स्पॉन्सर कर रही हैं वो सारा ट्रिप करवाने के लिए। अब वो इन्विटेशन भी मुझे करती है नहीं, लेकिन अब वीज़ा आजकल क्लोज। तो ये चाइना इज़ द सेकंड कंट्री जहाँ पे जाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा बेताब हूँ, लेकिन वीज़ा के आजकल जो है ना वो काफ़ी इशू। अच्छा भाई, आपने फैंस की बात की, मोहब्बत तो हर जगह मिलती होगी, लेकिन कोई ऐसा दुनिया का कोना आपने जाकर यार इधर भी देखता है कोई ना, मुझे वो एक रश मिलता है ना, गूज़ बम्प्स आता है कि अल्लाह ताला शुक्र है मेहनत है मेरी यार कम से कम लोगों के दिल तक पहुंच रही है। तो कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपने सोचा भी नहीं और फैन मिल गया हो? यार मतलब अब थोड़ी सी आदत तो हो गई हुई है, लेकिन ये है कि पाकिस्तानी स्पेशली, और जिस बांग्लादेश भी मैं गया था तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा बांग्लादेश में कंटेंट देखा जाता है। तो मैंने 1-2 स्टोरीज ये भी लगाई हुई थी और मैं कुछ 5-6 दिन कवर करके उनके बड़े ही अब एक आखिरी शहर में जो है ना बाइकिंग वगैरह करते हुए एक चाय के ढाबे पे पहुंचा, और दिन का मैं बिल्कुल ना इख्तिताम कर, तो एक अंकल आए और उन्होंने कहा ये बैठा हुआ है कब से आपको मैं ढाका की स्टोरी से जो है ना वो देखता हुआ जो है ना वो आ रहा हूँ कि यार आप कब हमारे बांग्लादेश आओगे। फिर आपकी मैंने स्टोरीज देखी और मुझे पता लगा आप इस शहर में पहुंच गए हो, और मेरा भी फिर इस शहर का प्लान था, और मुझे था कि आप इस चाय के ढाबे पे जरूर आओ। वो उनका बड़ा फेमस ढाबा है कि ना वो 7 लेयर्स ऑफ डिफरेंट टी जो है ना वो पिलाते हैं। ठीक है। तो उसने कहा यार मुझे पता था आप इस ढाबे पे जरूर आओगे, मैं आपके लिए ना यहाँ पे बैठा हुआ था। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके कि यार कई लोग आपको इस तरह भी आपका वेट भी कर रहे होते हैं उस जगह पे, और फिर उनका वो इतफाक हो भी जाता है कि आप एटलीस्ट वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ऐसे जिन लोगों को नहीं पता ना, आप बड़े लोगों के लिए ना एक तरह के जैसे कहते हैं ना वो विजनरी भी इंसान है। कि मैं तो अक्सर कहता हूँ, बरार भाई से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया मैंने बिलाल भाई को देख मैंने काम इस तरह किया। कई चीज़ें होती हैं जो हम एक दूसरे से सीख रहे होते हैं, सारी चीज़ें। तो कोई जॉइंट वेंचर वगैरह भी आके जिंदगी में करके किया है? अबरार का और मेरा असल में ना हम जब इकट्ठे बैठे होते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों हमारी क्योंकि कॉमन ऑडियंस है दोनों, तो ऑडियंस की तरफ से आता काफ़ी है कि यार आप इकट्ठे कुछ मत करें। तो हम अक्सर वही कहते हैं यार हम दोनों इकट्ठे ट्रैवल पे निकले। फॉर एग्जांपल मैंने यार कैमरे तो दोनों के लगे होंगे, हेलमेट सेम कंटेंट आना है। मैंने कहा उधर से जिसने पहले रिलीज कर दी उसके व्यूज आ गए, तो मैंने कहा वही सेम ही होना है, तो इसलिए हम कहते हैं नहीं यार इकट्ठे ट्रैवल नहीं होना। तो वो ये है कि उस तरह हम मिलते जुलते रहते हैं, अपना वो चलता रहता है। लेकिन ट्रैवल इकट्ठे करना ज़रा मुश्किल होता है क्योंकि दोनों एक होता है कि आप सोलो ट्रैवल जब आप कर रहे होते हैं ना, तो वो जब आप इकट्ठे 2 ट्रैवलर्स इकट्ठे हो जाए ना तो फिर ट्रैवलर्स की बातें होती हैं बहुत ज़्यादा। तो और इवन यही होता है कि हम जब इकट्ठे 2 ट्रैवलर्स बैठते हैं तो ज़्यादा कंटेंट क्रिएशन आपकी बिल्कुल साइड पे बातें ज़्यादा होती हैं, आपकी फिर टोटल बातें ही रहती हैं। तो उस तरह मज़ा आता है फिर हमें बातें शेयर करने का। लेकिन ये है कि इकट्ठे ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि एक पाकिस्तानी पासपोर्ट है, जहाँ वो जा सकता है बड़े आराम से बगैर किसी, हमें 6 महीने लगते हैं वहाँ का, और उसके बाद रिजेक्शन आ गई तो जो है वो। वैसे आप एक लोगों को नहीं पता आप कॉफी लवर है बहुत बड़े, तो वैसे दुनिया में आपको बेस्ट कॉफीज वैसे आपका रेट करते हैं काका कि मुझे मजा आया यार? स्टार्ट में ना मेरी पहली दफ़ा ना हम तो इंस्टेंट कॉफ़ी पीने वाले थे, तो पहला ही जब मैंने ट्रिप किया ना मलेशिया का, और वहाँ जाके एस्प्रेसो कॉफ़ी जब पहली दफ़ा पी, मैंने कहा यार ये कौन सा टेस्ट
ऐसा टेस्ट भी होता है कॉफ़ी का। तो तब मैंने ना वो इंक्वायर करना शुरू किया लोगों से कि यार ये कौन सी कॉफ़ी होती है, मशीन के अंदर से निकलती है, हम तो वो पाउडर डालते हैं और मिक्स करते अच्छा मलेशिया से फिर मेरा आहिस्ता आहिस्ता वो स्टारबक्स भी ऑब्वियसली वहाँ पे था और वो उनका फ्लेवर करना शुरू किया। करते करते फिर जब मैं यूएस से पहुंचा वहाँ पे फिर आपको पता है नई वर्ल्ड खुली। लेकिन जो रिसेंटली पिछले साल जब मैं साउथ कोरिया गया हूँ, जो मैंने कॉफ़ी कल्चर वहाँ पे देखा है, मैं सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। और हाईली कॉफ़ी के अंदर आपने टॉपिक ऐसा स्टार्ट कर दिया जिस पे मैं इस वक्त आजकल सुबह शाम मेरा कॉफ़ी के ऊपर लग रहा है। तो स्पेशलिटी कॉफ़ी होती है एक्चुअल में। एक होती है नॉर्मल कॉफ़ी जो कॉफ़ी हाउसेस भेजे हैं, फिर एक स्पेशलिटी कॉफ़ी होती है कि आपके बड़े हाईएस्ट जो फार्म के जो आपके बीन्स होते हैं वो आप लेकर होते हैं। तो जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारा कोई फ्रूट है, सरगोदे के फलाने खेत का ये कीनू है, या मुल्तान के फलाने खेत का ये आम है, तो इसी तरह वो स्पेशलिटी बीन होता है। तो साउथ कोरिया के अंदर ये जो स्पेशलिटी बीन्स की जो लाइन है जो कॉफ़ी, यानी कि पूरा एक आर्ट और क्राफ्ट उन्होंने उसको बना दिया है कि कॉफ़ी का एक कप जो है वो ये नहीं है कि बस ये आपने बीन ग्राइंड किया और बना के निकाल, पूरे उसके साथ एक मोहब्बत करके और वो जो कॉफ़ी पिलाते हैं। बहुत मुझे जो है ना साउथ कोरिया मज़ा आया एक एक जगह पे जाते हुए। तो और पसंद भी इसलिए आया कि कोई बड़ी चेंज आपको नहीं वहाँ पे नज़र आती, हर एक ने अपने शौक और पैशन से उसको ड्राइव किया है। हाँ, छोटा भी खोला हुआ है ना तो मोहब्बत से आपको वो कॉफ़ी का कप बना के जो पिलाता है, आप कहते हैं पहला सिप लेते यार मज़ा आ गया। तो यही मेरा भी अब शौक है। नहीं तो वैसे आपका ये शौक वैसे मैंने सुना है, जो मुझे पता लगा कि आपको आगे पाइपलाइन में लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए भी है, कुछ बताना चाहते हैं, कोई ऐसे प्लान ऐसे ही है, प्लान रिवील करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल है, मैंने शेयर भी किया अपनी ऑडियंस के साथ अपने चैनल पे भी। वो यही है कि जब आप ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं और ऑब्वियसली इंटरनेशनल, तो कॉफ़ी आपको लग जाती है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा, हमारा मुल्क ज़रा चाय शाय वाला था ज़्यादा, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता अब ट्रेंड इधर भी आ रहा है। तो मुझे अब ये लगता है कि दिस इज़ द राइट टाइम कि मैं भी अब थोड़ा सा इस जो मेरा शौक है ट्रैवल के बाद जो इस साइड पे शौक है, इसको भी थोड़ा सा हम जो है ना वो किक ऑफ कर दें। तो ट्रैवलिंग की वजह से मैं ये पिछले 4 साल से सोच रहा हूँ कि करूँ। ऑब्वियसली होता ही है कि अभी प्लान करो तो एकदम वीज़ा लग के आ जाता है और वहीं पे रह जाता है कॉफ़ी प्रोजेक्ट, और फिर मैं निकल जाता हूँ आगे। तो फिर मैंने भी सोचा यार थोड़ा सा लंबा गैप बीच में रखता हूँ और इस कॉफ़ी वाले प्रोजेक्ट को थोड़ा सा टाइम दे दो। तो मैंने 1-1.5 साल पहले फिर अपनी सारी ये मशीन्स वगैरह सारी मिला के बीन्स के ऊपर पूरी R&D, मिल्क के ऊपर R&D डिफरेंट। अब इस टाइम मेरे सामने घर में मेरा पूरा किचन जो है ना वो कॉफ़ी या पूरा कैफ़े बना हुआ है। 3 से 4 मेरे पास इस टाइम एस्प्रेसो मशीन्स हैं और डिफरेंट बीन्स के लाइनें लगी होती है मेरी। डिफरेंट बीन्स को मैं चेक कर रहा हूँ, हर दूध का कम्बिनेशन खुद कर रहा हूँ। वही वाली बात है कि मुझे भी अब ये इसके साथ शौक पड़ गया है इसके ऊपर R&D करने का। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ही, क्योंकि ट्रैवलिंग के साथ फुल टाइम कैफ़े चलाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो मेरा प्लान ये है कि यार जो ऑलरेडी रनिंग कुछ कैफ़ेज़ हैं उनके साथ मैं कुछ कोलैब करूं और एक छोटी स्पेस उनके साथ लेके कि यार ये आप मुझे एक छोटा सा ऑल द बेस्ट इंशाल्लाह मुझे वो दे दें और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको ग्रो। आपके खाली फॉलोअर आ गए तो 2 साल चल जाएगा। सही बात है। अच्छा एक और चीज़, अब क्योंकि हम लोग सारे, आपको पता है हमारा जो रीजन है ना, हम इस सब कॉन्टिनेंट में ना इंडिया से बहुत इंप्रेस है क्योंकि हमारे बाप दादाज वगैरह सारे हम वहाँ से आए, तो एक वो एफिलिएशन होती है। आपको मौका मिला फाइनली इंडिया जाने का, कैसा एक्सपीरियंस था, लोगों का कैसा रिस्पॉन्स था, एंड हाउ डू यू फील इट? इंडिया वाज ऑलवेज इन माय लिस्ट, ठीक है, और उसकी वजह ये, हालांकि हमारे जैसे मुल्क है, हमारे जैसे लोग हैं, लेकिन बात वही है कि जिस इंसान की नेचर ऐसी है कि जिस चीज़ के आपके ऊपर दरवाजे बंद कर दिए हैं ना, आप कहते हैं अब यही करना है, वो जो क्यूरियोसिटी वाला पार्ट है ना वो वाला जो है। और फिर ऑब्वियसली बचपन से हम लोग बॉलीवुड को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं, तो और फिर जब आपके पास दरवाजे बंद भी, आप मिलना चाहते हो उन लोगों से कि यार कैसे। तो होता ये था कि जिस भी मुल्क में हम कहीं पे ट्रैवल कर रहे थे वहाँ पे इंडियंस अगर आपको मिल जाते थे ना तो वो आपका बड़ा दिल करता था यार इनसे बात करूं। और इंडियंस का भी उधर से यही ऐसे ही। तो यही था कि मैं नेपाल में था एक दफ़ा, नेपाल का जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो वहाँ पे मेरे हॉस्टल में मुझे जो है ना 2 इंडियंस मिले, अमित भाई थे और नीलिमा। ये नाश्ते पे करते हुए मिले और हम बड़े अच्छे दोस्त बन गए। हमने नेपाल फिर कवर किया, फिर उन्होंने बड़ा ट्राई किया अमित भाई ने कि यार मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ, मैंने बड़ा ट्राई किया यार मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, मिलते हैं यार करते हैं, नहीं हो सका। मतलब मैं एम्बेसी कहती क्या किधर टूरिस्ट वीज़ा, मतलब कहाँ पे आपने सोच भी कैसे लिया कि टूरिस्ट के लिए। सेम गोज विद अमित भाई जो उधर से ट्राई करते हैं। हमने कहा चले अमित भाई ऐसा करते हैं, हम किसी तीसरे देश में जाके मिलते हैं दोनों। हम दोनों ने श्रीलंका का वीज़ा अप्लाई किया, उधर से हमने बाइक ली और फिर हमने पूरा श्रीलंका का इकट्ठे, इंडिया और पाकिस्तानी ने श्रीलंका के अंदर पूरा हमने बाइक ट्रिप किया, बड़ा मज़ा आया।
फिर मैं करते करते मुझे पता चला यार देयर इज़ ओनली वन सोल्यूशन कि जो आपको जो रिलीजियस वीज़ाज़ मिलते हैं यहाँ पे, वो जो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर है उसके थ्रू आपको साल में अप्लाई करो तो आपको उर्स पे लेके जाते हैं और वो इवेंट आता है। मैंने कहा यार ये तरीका है एक पे जाने का। अच्छा, ये मैंने जनाब ये अप्लाई करना शुरू किया पहला साल, और एक साल में 5 दफ़ा डिफरेंट आपके उर्स आते हैं। उसमें से 2 उर्स होते हैं आपके दिल्ली में। मेरा टारगेट सिर्फ दिल्ली था। मैंने कहा मैंने बाकी किसी छोटे शहर में नहीं जाना, मैंने दिल्ली में ही जाना। तो वो एक आपका ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का आता है और एक हज़रत अमीर खुसरो का आता है। तो साल में 2 दफ़ा मैंने ये अप्लाई करने होते थे। चुप करके मैं अप्लाई कर रहा था और सिर्फ बरार को पता होता था। मैं कहता था मैंने एक दफ़ा और अप्लाई कर दिया, मैंने एक और दफ़ा अप्लाई कर दिया। तो वो करते करते को 3 साल लगे और फिर मेरा नाम, अच्छा फिर होता है मेरा कज़न होता था, कभी उसका नाम आ जाता था, मेरा नहीं आता था। और फिर अब ये हुआ कि मेरा आ गया, उसका ना आया। तो अल्टीमेटली फिर मैंने कहा यार मैं तो फिर जा रहा हूँ। तो वो फिर पिछले साल फिर मेरा ये नाम, बल्कि नहीं सॉरी इस साल, हाँ इस साल के में तो नाम आया और फिर इंडिया गया। और वाकई आप जब वहाँ पे जाते हैं और लोगों से मिलते हैं तो काफ़ी जो आपके मिसकंसेप्शन है वो टूटती हैं, क्योंकि एक दोनों मुल्कों की जो सारी की सारी एक ऑनलाइन केमिस्ट्री अलहदा चल रही है, क्योंकि वो ऑनलाइन फाइट और वो चीज़, लेकिन जब आप रियल टाइम मिलते हैं ना आमने सामने फिर नहीं लड़ते। हाँ वो होते भी नहीं है, और वो हॉस्पिटैलिटी वाला पार्ट और वो जो उधर भी क्यूरियोसिटी वाला पार्ट है उनकी तरफ से भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता है। इवन ये कि हमें ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती थी कि जितने उनका सिक्योरिटी का जो पुलिस का स्टाफ या जो उनका आर्मी का भी स्टाफ था, वो भी जिस तरह हमारे साथ ट्रीट करता था ना, तो उनके लिए भी वही होता था कि ये पाकिस्तानी है, और वो जिस तरह हंस के मिलना और वो सब कुछ हमें सर्व करना, वो बड़ा अच्छा लगा। इवन फिर रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी जाता था खाने शाने करना, तो वो उनको यानी हमें सर्व करने में अच्छा लगता था कि यार हमने इनको एक अच्छा अपना जेस्चर दिखाना है। जो कि मैं ऑब्वियसली मेरी वीडियोस लाइव होती हैं, लाइव इन द सेंस कि मैं नहीं चाहता कि कुछ फेक उसके अंदर चीज़ आए, तो मैं रियल टाइम उनके जो है ना वो जेस्चर भी रिकॉर्ड करता हूँ। तो आप देखेंगे आपको हर चीज़ उधर उनकी साइड से भी पॉजिटिविटी ही नज़र आ रही होगी। तो दिन बड़े कम थे, 5 दिन थे। सिक्योरिटी सिचुएशन भी आपको पता है कि वो उसकी वजह से एक मिसट्रस्ट वाला तो है दोनों तरफ, प्लस आपको दूसरे लोगों की तरफ से भी हमें वो प्रोटेक्ट करते थे, कहीं खुदा ना खास्ता हमारे ऊपर ही ना जो है ना वो उस पॉइंट से भी हमें प्रोटेक्ट करते थे। लेकिन जितना मैक्सिमम वो हमें अलाउ कर सकते थे उन्होंने हमें किया कि यार ठीक है आप यहाँ पर भी घूमें। ऑब्वियसली वो वीज़ा आपका रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो हमें इतना अलाउ होता था कि यार शाम इतने बजे तक वापस आ जाना, अपनी मर्जी से घूमो वगैरह। तो ओवरऑल इट वाज नहीं तो कोई बॉलीवुड वाली कोई डेजा वू कोई ऐसी फीलिंग नहीं बॉलीवुड चेहरा वैसे दिल हमारा बहुत किया था यार कि आए हैं तो एक चलो सिनेमा में जो है ना वो लें, लेकिन उन्होंने हमें आईपीएल भी चल रहा था उन दिनों, तो मेरा था यार मैं वो भी शामिल करूं, लेकिन उन्होंने हमें मना किया हुआ था कि हाँ आप इन पब्लिक गैदरिंग वाली ऐसी जगहों में मत जाइएगा जहाँ पे आप हाईलाइट हो एज अ पाकिस्तानी और ये वो। तो बेस्ट फूड आपको कौन सा लगा वहाँ पे? निहारी बहुत मजा, यानी हमारी पाकिस्तान की निहारी कराची और सारा फारग है यार। मैं तो कहूँगा सोर्स असल में वही है, जैसे आपने कहा ना कि आई वहीं से ठीक है, तो एक्चुअल में वहीं पे थी। तो एक नहीं 2 ट्राई की और दोनों ही बहुत मज़ेदार थी। इवन उनकी फिर वो जो मॉस्क है दिल्ली की जो जामा मस्जिद है, उसकी पूरी स्ट्रीट में निहारियों की लाइनें हैं वहाँ पे, आप जिसकी भी खाओगे, क्रीम की है। और फिर इवन जो इधर मैंने जो निज़ामुद्दीन औलिया बुजुर्ग के जो हाँ उनकी दरगाह के पास है वो भी बहुत मज़ेदार थी, हुसैनी की आई थिंक थी, वो भी बहुत ज़बरदस्त थी। तो खाने नो डाउट बहुत मज़ेदार थे। नहीं तो एक चीज़ जो इंडियन लोगों के बारे में आपको पसंद आई हो और एक जो सब आपको लगा कि यार इसके अंदर थोड़ी सी इनको बेहतरी लानी चाहिए? मुझे तो ओवरऑल क्योंकि दिन बड़ा कम थे, अबरार का ट्रिप वाज वेरी वेरी एक्सटेंसिव, तो उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करने को मिला, हाँ वो मिला। और जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि यार अच्छा मिलते हैं, और ओवरऑल जो वो जो ऊपर पॉलिटिकल आपको फाइट नज़र आती है, लोगों में उस तरह नहीं है। ओके चाहे वो फीमेल हों, लड़कियों से भी मैं मिला, चाहे वो लड़के हों, छोटे बच्चे भी होते थे, शौक जरूर होते थे, अच्छा पाकिस्तानी वीज़ा कैसे मिल गया ये वो, लेकिन उसके बाद एक्साइटमेंट होती थी उनकी भी क्वेश्चंस करने की, और मेरी भी होती थी। जो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी कि हॉर्न इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा हॉर्न है, मतलब ये मैं ओवरऑल दिल्ली के अंदर कि आप वाकई आपका दिमाग ना बिल्कुल बंद हो जाता है, आप कहते हो यार मैं कहाँ आ गया हूँ। यानी फिर आपको एक फ़िल्टर लगाना पड़ता है। यानी एक ज़माने में हमारे लाहौर में भी होता था, लेकिन इतना फिर भी नहीं था। तो अभी मैं ढाका से होके हूँ, मैंने कहा यार ये दोनों शहर ना मुकाबले में है, ढाका में भी यही है सब कुछ और दिल्ली में भी है। और स्पेशली जब आप कंटेंट बना रहे हैं आप कह रहे फिर हॉर्न बाज गया। और मैं लिटरली नॉर्मल माइक ना मैं अपनी शर्ट के अंदर भी मैंने अपनी चेस्ट में यहाँ पे नीचे करके लगाया
दिल्ली और बांग्लादेश में ये भी ढाके में ना मैं अपना माइक यहाँ पे ले आया होता यार, ये मेरी मैक्सिमम जो है ना वो आवाज़ इतना है। क्लोज हो जाए कि मेरी दरम्यान में हॉर्न कम से कम हो जाए। तो और कई जगहों पे मैं फिर यहाँ पे ले आता था माइक, कि मुझे पता था कि इतना साउंड है यहाँ पे कि मेरी आवाज़ जो है ना वो कैप्चर नहीं होनी। तो ये जितने भी दिल्ली के लोग हैं और जो ढाका के लोग हैं, प्लीज़ यार इसके ऊपर स्टूडेंट्स और जितने भी यंगस्टर्स हैं ना वो इस पे कैंपेन चलाएं कि हॉर्न जो है ना 2 साल के लिए गाड़ियों में लगानी छोड़ दें। मुझे ये लगता है कि इन 2 शहरों का सोल्यूशन ये है कि हॉर्न नहीं लगाना छोड़ दो, बहुत अमन हो जाएगा। नहीं तो एक और चीज़ जो इंडिया के बारे में दोबारा जाना चाहेंगे? मैं ज़रूर और ख्वाहिश कौन सी, किस शहर में जाना है? मैंने हम सबकी तो होती है ना, मेरे- गोवा ज़रूर जाना है। हाँ, गोवा, और प्लस मेरे फॉलोअर बहुत ज़्यादा हैं कलकत्ता से। ओके। और इतना मैसेज मुझे कलकत्ता से आया कि यार आप प्लीज़ कलकत्ता आएँ। बेंगलोर से बहुत ज़्यादा मेरे फॉलोअर हैं, मुंबई से भी हैं। तो ये 2-3 शहर हैं जो मैं ज़रूर करना चाहूँगा, दोबारा। कलकत्ता, बेंगलोर, गोवा, मुंबई, ये। लेकिन नहीं है ये हमारी लिस्ट में लेट्स होप जी, फिलहाल। लेट्स होप। हाँ, लेट्स सी। एक और चीज़ जो अब इंडिया से अगर आगे बाकी ओवरऑल इंटरनेशनल के अंदर अगर आते हैं, कौन सा ऐसा मुल्क था जो जाके आपको लगा कि यार अगर मुझे टाइम मिले ना तो मैं रुक जाऊँ थोड़ी देर के लिए? वैसे तो ट्रैवलर इंसान की तो ख्वाहिश ही होती है कि मैं रुका ही रहूँ यहाँ पे जहाँ पे भी आया हूँ। फिर अगला मुल्क भी नहीं ना होता। हाँ, लेकिन ये है कि जहाँ पे आपको मज़ा आने लग मज़ा जाता आने है कि लग यार थोड़े दिन और हो जाए। आप यहाँ पे रुकना चाहते हो। बोस्निया, ओके। स्पेशली जो बाल्कन्स रीजन की जो कंट्रीज है इसमें बोस्निया मुझे बहुत पसंद आया था। मज़े की बात बताऊँ कि बोस्निया ने फिर मुझे खुद रोक भी लिया था, मुझे जाने भी नहीं दिया था। और वो इस तरह हुआ था कि मैं एक गलत बस पे बैठ गया। बोस्निया से मैंने जाना था मोंटेनेग्रो, ओके। और उधर सबको पता है कि हर एक पासपोर्ट की एंट्री है, उसको नहीं पता था इस पाकिस्तानी को क्रोशिया में एंट्री कोई नहीं मिलनी। ओके। वो बस ना वाया क्रोशिया, उधर वो मुल्क ऐसे जुड़े हुए हैं कि वो एक मुल्क से एंटर होकर जा रहे हैं। वो जैसे क्रोशिया के बॉर्डर पे पहुंचा तो मुझे पता था क्रोशिया के लिए तो मुझे यूएस वीज़ा पे नहीं अलाउ। तो वहाँ पे उन्होंने बस ने मुझे अकेले ने उतारा, बस चली गई, उन्होंने कहा वापस बोस्निया जाओ। तो वो दोबारा मैं बोस्निया आया, फिर वो गत्ते पे लिख के बैठा कि मुझे भाई वापस वो बियाबान में। बट बोस्निया वाज वेरी गुड। दूसरे नंबर पे ईरान मेरा जाने को वो दिल करता है, बहुत मुझे अच्छा लगा ईरान की हॉस्पिटैलिटी। मैं यानी ये कि अपनी तारीफ इंसान को नहीं करनी चाहिए खुद एज अ पाकिस्तानी, लेकिन सारे मुल्क फिरने के बाद फिर भी हॉस्पिटैलिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ एट नंबर 1। मतलब ये एक अच्छी चीज़ है, हमारी हैं और भी कोई बुराइयां भी होंगी, लेकिन हॉस्पिटैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं दूसरे नंबर पे किसी को रैंक करता हूँ दैट इज़ ईरान। ओके। पाकिस्तान के बाद ही करूँगा, लेकिन वो जो जेस्चर हमारी ओवरऑल कल्चर के अंदर और जो हमारी ब्रॉटअप है उसके अंदर ही ये सारी चीज़ शामिल है, और वो शायद उसी की वजह से थोड़ी सी ईरान के अंदर भी हम के करीब करीब दोनों रहती हैं नेशन। तो ईरान जाने को मेरा बड़ा दिल किया, और जब मैं छोड़ रहा था तो मेरा दिल कर रहा था यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेंड करें। तो ये 2 मुल्क हैं जहाँ पे आपका दिल करता है कि यार आपको स्टे करो। अच्छा, वैसे अगर मैं पूछूँ ना तो आपको एक्सपीरियंस करने के लिए ना आपके गैजेट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। लोगों को तो आपने दिखाना है। एक लोगों के ज़हन में बड़ा मिसकंसेप्शन भी होता है कि पूरा तोड़ा है कैमरों का जो आपके साथ जाता है, एक ड्रोन है कि ये। तो आप लोगों को ये बताया कि कोई भी ट्रैवल करता है तो स्मार्टली कितने गैजेट्स होना उससे आपका काम हो जाता है, और मैक्सिमम लग्जरी आपके लिए क्या क्या कि मैं तो यार ये भी कर लेता जब मौका मिला। तो एक्चुअल में ना ये गैजेट्स वाला भी ना एक प्रॉपर जर्नी ही है। ओके। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा एज अ ट्रैवल ब्लॉगर जो आपको ट्रैवलिंग की कंसल्टेशन के बाद जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इनबॉक्स में रिसीव होते हैं वो यही होता है कि मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, काइंडली हेल्प करते हैं। तो मैं कहता हूँ यार जो गैजेट इस वक्त है ना वो स्टार्ट करो। इस वक्त मैटर करता है कि हाउ यू स्पीक एंड हाउ यू पोर्ट्रे योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ कैमरा। इस टाइम ये मैटर नहीं करता कि आपके पास गैजेट कौन सा है और वो कितनी क्वालिटी का है। इस टाइम ये मैटर करता है कि क्या आप ट्रैवलिंग को एज अ कंटेंट लेके भी चल सकते हो या नहीं चल सकते। तो पहले उस चीज़ को जज करो, क्योंकि मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इतने इतने गैजेट लिए और उसके बाद जाके उन्होंने कहा यार ये तो हमें तो बड़ी फैसिनेशन वाला एक चीज़ लगती थी, ये तो बड़ी ख्वारी वाला काम है, मेरी पर्सनैलिटी तो नहीं है ये। तो वो जो आपको एक फैंसी चीज़ वीडियो में नज़र आती है उसके पीछे क्या एफर्ट है वो हर एक नहीं बंदा कर सकता। तो इसलिए मैं कहता हूँ यार पहले जो भी गैजेट है ना, और आजकल के दौर में ऑब्वियसली आपका मोबाइल जैसा मर्जी आप जो आपका मोबाइल है चाइना का बहुत सस्ता वाला भी आप ले लेते हो, उसके भी कैमरे अब इतने अच्छे हैं। तो मैं कहता हूँ मिनिमम एक आपका एग्जिस्टिंग मोबाइल कैमरा नया भी नहीं खरीदना, और एक सस्ता सा माइक, बहुत महंगा भी नहीं। सबसे पहले आप जज करो कि क्या आप ये कर भी सकते हो या नहीं कर सकते, कैमरे के सामने बोल सकते हो या नहीं बोल सकते, क्या कोई आप अपनी वीडियोज़ के थ्रू
कोई लोगों की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो या नहीं कर रहे। अगर आप वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, सिर्फ कॉपी कर रहे हो या फॉर द सेक ऑफ कि मैं फेमस हो जाऊं और मैं जो लोगों को देखता हूँ वैसा बन जाऊं, तो फिर आप शायद नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपके अंदर से नेचुरली ट्रैवलिंग आ रही है, नेचुरली आपको वीडियो बनाना पसंद है, तब फिर आप ऑटोमेटिकली ना निकल ऑटोमेटिकली आप कनेक्ट भी खुद ही हो जाते हो और आपको मज़ा आना शुरू हो जाता है। तो पहला तो मैं कहूँगा जर्नी यहाँ से स्टार्ट होगी। फिर जब आपको लगे कि यार अब चीज़ें अच्छी तरफ जा रही हैं, आप में भी कॉन्फिडेंस आ रहा है और लोगों को कुछ फीडबैक भी अच्छा आ रहा है, फिर आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जाओ। नेक्स्ट मैं कहता हूँ कि गैजेट आपने तब शिफ्ट करना है जब आपका मोनेटाइज हो जाए। ओके, उन पैसों से मोनेटाइज करना है, वो गैजेट अपग्रेड करना है जब तक आपका प्रीवियस गैजेट ने आपको कमा के देना नहीं शुरू कर दिया। तो तब फिर इस जर्नी को आहिस्ता आहिस्ता लेके चलो। मत करो स्टार्ट पहले दिन से ही हाईएस्ट के यार मैं देखूं कि बिलाल या कोई भी ऑडियो ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर है वो इस टाइम कौन सा गैजेट यूज़ कर रहा है। ऐसे नहीं हुआ। हमने भी बिल्कुल ज़ीरो से ही एक चीज़ें लेके जो है ना वो स्टार्ट किया हुआ है। मैं आपको बताऊंगा कि सच बताऊं कि आज हम यूट्यूब पे कंटेंट लगा रहे हैं सब कुछ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि यूट्यूब एक अर्निंग का प्लेटफॉर्म है। ओके, जैसा मैंने बताया कि मुझे ट्रैवलिंग फादर से मिली है, मुझे वीडियो मेकिंग भी फादर से मिली है। मेरी ये फादर का शौक होता था हर चीज़ को कैप्चर करना। तो उस ज़माने में कोई 91 या 2 की बात है, मैं 5-6 साल का ही होऊंगा। तो फादर गए सिंगापुर और उस टाइम पहली दफ़ा हैंडी कैम्स आए थे। पहले वो बड़े वाले शॉर्ट वाले कैमरे होते थे जो कंधे पे VHS। हाँ, तो वो हैंडी कैम आए थे और मेरे फादर सिंगापुर से ले आए और मैं समझने 6 या 7 साल का होऊंगा मैक्सिमम। तब वो मेरे हाथ में जो है ना वो वीडियो कैमरा मिल गया। उस दिन से लेके आज तक मैं फैमिली का वेडिंग फोटोग्राफर और वीडियो बनाने वाला मैं ही हूँ। तो वहाँ से वीडियो मेकिंग और फिर मरी भी जाना और जो नथिया के लिए जाना, तो वो सारी नॉर्दर्न की भी खुद से वीडियोस बनाना और सब कुछ। अच्छा, वीडियो मेकिंग करते करते मुझे कैमरे से मोहब्बत हो गई। फिर वो रीलों वाले लेना शुरू कर दिए, ये कोडक के और वो जो कोनिका और ये सारी कंपनीज होती थी, रीलों वाले जो कैमरे थे वो लेना शुरू कर दिए। अच्छा, वो फिर वही 33 उसमें तस्वीरें होती थी, जाके वो पूरी डेवलप कराई, हाँ वो डेवलप करवानी है और वो सारी। तो करते करते फिर डिजिटल कैमराज आ गए, डिजिटल कैमरा लिया। और जिस दिन मेरी पहली जॉब की पहली सैलरी आई थी, मेरी सैलरी आई थिंक 40-45,000 थी। तो मैंने सैलरी आने से पहले जो मेरा ख्वाब था कि DSLR लेना, तो मैंने पहला जो कैमरा है मैंने तब जाके लिया 2009 में जाके पहली सैलरी से। तो कितने का आया? वो था उस ज़माने में मेरे ख्याल है मुझे 40-45 मेरी वो थी और वो कैमरा मेरा 55 का था। तो मज़ीद 10,000 2 से लेके मैंने जो है ना वो कैनन का 550D था उस ज़माने में, वो मैंने लिया था और DSLR हाथ में आया और वो जो फीलिंग थी कि यार अच्छा ये होता है DSLR, ये जो ब्लर इफेक्ट होता है आजकल तो देखे ना सब कुछ यही से आ रहा है। तो उस ज़माने में वो जो बुके इफेक्ट आना, वो चीज़ को जो एंजॉय करना, छोटे छोटे फूलों की तस्वीरें उतारना, कीड़े मकोड़ों की तस्वीरें उतारना, वो लिमिट खत्म होगी ना, 33 से ऊपर का काम है। हाँ बिल्कुल वही ना, लिमिट खत्म होगी। तो वो अब देखे ना एक जर्नी था, करते करते फिर वो DSLR और फिर आज आपके पास ठीक है अब बहुत ज़्यादा गैजेट्स हैं हमारे पास। लेकिन नए आने के लिए मैं ये कहता हूँ कि यार जो आपके पास मोबाइल तो ऑब्वियसली हर एक पास होता है जिस पे आप वीडियोस देख रहे हो ऑलरेडी, तो अपने करंट मोबाइल से स्टार्ट करो और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट। आप माइक होना बहुत ज़रूरी है, ऑब्वियसली नॉइज़ कोई किसी को पसंद नहीं आता वीडियो के अंदर, तो माइक आप एक ले लो, वो भी बहुत सस्ते मिलते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वीडियो में भी इंप्रूवमेंट करते जाओ और माइक में भी आपको रेंज मिलती जाएगी। फिर एक कैमरा, फिर 2 कैमरा, 3 कैमरा। हाँ अब मेरे पास इस वक्त होते हैं 6 से 7 कैमरे होते हैं, क्योंकि हम फिर क्योंकि ऑडियंस के इंटरेस्ट को भी देखना होता है और आपने देखना होता है कि यार बी रोल्स भी आपने लेने हैं डिफरेंट एंगल से। जब आप वो ट्रैवल दिखाते हो तो कोशिश हमारी एज अ ट्रैवलर ये होती है कि यार जिस जगह पे हम हैं वो पूरी फील अपनी ऑडियंस को दे सकें कि हम जा कहाँ पे रहें। एक नॉर्मल अपने फेस की तरफ ट्रैकिंग करते हुए एक पहाड़ पे या सामने का सीन दिखाने से लोगों को नहीं पता लगता कि एक सोलो ट्रैवलर कहाँ जा रहा है। लेकिन वही शॉट जब मैं 500 फुट ऊपर अपना ड्रोन उड़ाकर इतना सा डॉट नजर आ रहा होता हूँ कि यार इस जगह पे ये बंदा जा रहा है, तो वो फील ही बिल्कुल बदल जाती है। तो यार मुझे एक और पीक बताते बताते ना एक पॉइंट याद आ गया जो आप पूछ रहे थे ना कि आज तक गए। दोदी पत्थर लेक है, ठीक है, पाकिस्तान में, जो कि बदनाम है बहुत ज़्यादा, और वहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन के इश्यूज हैं बिकॉज बहुत रिमोट एरिया के ऊपर है। KP के गवर्नमेंट ने पिछले 2-3 साल में बहुत एफर्ट करके काफ़ी उधर कर दिया, लेकिन फिर भी उसका टाइम पीरियड इतना कम है
क्रॉस करेगा। वो उसका कि जो वो ओपन होती है, अदरवाइज वो बर्फ़ से ढकी रहती है। तो सिर्फ आपकी 15 जुलाई से 15 अगस्त या 20 अगस्त तक मैक्सिमम वो ओपन होती है वहाँ ठीक पर। है। उसके आगे पीछे आप जब जाएंगे ना तो कोई ना कोई इवेंट हो जाएगा। तो वो यही हुआ था कि मैं और मेरा दोस्त था, हम यही 2 दिन की वो ट्रैकिंग है, और पहले दिन भी 10 घंटे की है, दूसरे दिन भी, और फिर आपने कोई 10-12 घंटे की 2 दिन की ट्रैकिंग। तो वो इतना रिमोट एरिया था क्योंकि वो इवेंट पहले ही सुने हुए थे कि यार लोगों के वहाँ पे अटैक होते हैं, गैजेट्स भी जाते हैं, जान भी जाती है अक्सर। लेकिन मैंने कहा यार बिकॉज मैं खुद भी इस चीज़ को वेट करूँगा कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैकिंग पाथ ऑफ पाकिस्तान। लेक एंड पॉइंट ज़रूर लेक है, लेक इज जो उसका नॉट रास्ता है, दैट दैट ब्यूटीफुल, बट वो जो ट्रैकिंग पाथ है ना, जो जर्नी है, दैट वाज अनबयानेबल, जो मैं उसको कहता हूँ कि मज़ा आ जाता है उस जगह को ट्रैक करने का। 2 दिन का वो ट्रैक है, ऐसे ऐसे आपको बागात और चरागाहें वो मिलती हैं, एक्सपीरियंसेस, लेकिन वो फिर थोड़ा सा सेफ्टी वाला है। तो हमारे साथ वहाँ पे कैंप में ना 2-3 लोग और भी थे, कुछ ग्रुप्स भी आए हुए थे। अब वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ से वो इन्होंने फिर एक टाइम रखा हुआ है कि लोकल लोग कहते हैं यार अब सुबह आपने इतने बजे उठना है, इकट्ठे जाएंगे वहाँ पे, और इतने बजे हमने फ़ौरन वापस आना है, वरना कुछ जो लोग हैं वो अटैक करते हैं वहाँ पे ना, जस्ट बिकॉज कि ओबियसली उनके हालात ऐसे नहीं है, और वो उनके लिए एक अर्निंग का सोर्स है कि टूरिस्ट को लूटना है बेसिकली। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेक पे गए, हमने जल्दी जल्दी तस्वीरें उतारी, और हमने कहा दोस्त को यार अब वापस निकलते हैं क्योंकि इतने टाइम में हमें रात हो जाएगी। हमारे साथ एक और अंकल थे, और वो कुछ उनका दामाद भी साथ थे, और उन्होंने कहा यार हम थोड़ा सा आगे भी जाएंगे। ओके। तो मैंने कहा आगे ना जाएं, वापस आते हुए बहुत लेट हो जाएगा। कितनी हमने घोड़े करवा लिए, हम वो अच्छा घोड़े लेके वो चले गए। हमने कहा यार हम निकलते हैं पैदल। हुआ ये कि हम जब वापस नारायण पहुँचे तो उनकी जो खबर थी वो अखबार में थी, तो घोड़े वाले ही एक्चुअल में वही थे। ओके। और उस टाइम वो हमें कन्विंस करते रहे कि आप भी आ जाओ, घोड़े हैं, जल्दी आ जाएंगे, और दैट वाज द मोमेंट मैंने कहा नहीं भाई, इधर जगह की बहुत स्टोरीज हैं ऐसे ही, हमें वापस चलना चाहिए। और वही हुआ कि उन्होंने अटैक कर दिया और उनको जो है ना वो मौके पे कर दिया, और उस वजह से वो एक वाइज डिसीजन भी था, दिल में टोटल हमारा खौफ था उसके, लेकिन वो जगह इतनी खूबसूरत थी कि मैं हर एक को, कई लोग मेरे से जब पूछते हैं, वीडियोस भी बहुत उसकी अच्छी बनी हुई है, तो लोग जब मेरे से पूछते हैं यार हम जाना चाहते हैं ये वो, मैं सब कुछ गाइड करने के बाद ना मैं कहता हूँ एक दफ़ा सोच लेना फिर भी। हाँ, मैंने कहा मैं फिर भी रिकमेंड नहीं करता, बहुत अच्छी तैयारी करके सिक्योरिटी गार्ड आपके साथ अगर जाता है तो। अब के गवर्नमेंट ने किया है कि कुछ दरमियान में पोस्टें बना दी हैं, लेकिन जो बंदा खुद ही अपने आप को रिस्क में डाल दे कि यार जब मना किया है कि इस टाइम से आगे मत जाओ, उन्होंने रिस्क लिया है एक्चुअल में। तो वो फिर यही हुआ कि क्योंकि आप लोगों की ना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि आप लोग गाइड कर रहे हैं, अगला पैशनली फॉलो कर रहा था, बंदा कहता है मैं भी जाऊंगा जिस तरह बिलाल भाई गए, तो यू हैव टू बी वेरी। लेकिन एक चीज जो मैं दोबारा, अभी हम जरा क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, मैंने वो गैजेट्स वाली बात किसी वजह से की थी। अच्छा। वो मैंने इसलिए की थी कि अगर एक बंदा जानना चाहता है कि बिलाल भाई जाते हैं क्या क्या चीजें साथ लेके जा रहे हैं, कितना, एक ड्रोन है कि ये जरा काउंटडाउन तो बताएं कितनी चीजें हैं जो आपको। अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो आपका, अच्छा अब ये हुआ कि DSLR माइनस हो गया, पहले DSLR भी होता था मेरा, तो एक DSLR लगा लें, और 2 मोबाइल, मैं एक आईफोन रखता हूँ और एक एंड्रॉयड का रखता हूँ। ये होना इसलिए ज़रूरी है कि कुछ जगह स्पेशली इंटरनेशनल ट्रैवल में बाज़ का आपका कुछ ऐप्स आपकी आईफोन सपोर्ट करता है, कुछ आपके एंड्रॉयड करता है, तो आपके इंटरनेशनल ट्रैवल में ये दोनों आपके पास होने चाहिए, क्योंकि हर मुल्क ने भी डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है ना, तो लोकल हो या इंटरनेशनल हो तो इनके कैमराज वगैरह। अच्छा, फिर आप बाइक पे हैं तो आपको जो है ना वो हेलमेट के ऊपर आपको एक्शन कैमरा लगाना पड़ता है। अब इवन आप बाइक पे नहीं भी है ना, इंटरनेशनल भी आप ट्रैवल करते हैं तो आपको ये रखना पड़ता है, बिकॉज आप अगर एकदम किसी चेयर लिफ्ट पे बैठ गए हैं या किसी आप गंडोले के अंदर बैठे हैं, तो इतनी सी आपको जगह मिली है कि आपने वो कैमरा निकाल के स्टिक के साथ, तो वहाँ पे आपको वो काम आएगा ना, मोबाइल काम आएगा ना, वो रखना पड़ता है। फिर आपको एक 360 कैमरा रखना पड़ता है जो आपको सराउंडिंग शॉट दे सके, आपकी पूरी वो वाइब दे सके। फिर आपको एक साथ ड्रोन रखना पड़ता है, वो होता है। फिर एक मैंने जो छोटे हिडन कैमरास होते हैं वो भी रखता हूँ, बिकॉज जब आप इतना इंटरनेशनल, स्पेशली इंटरनेशनल में होता है कि यार आप इतना लंबा अक्सर ट्रैवल करके आते हो और वो आपको चीज़ वीडियो नहीं बनाने देते कुछ जगहों की, तो कोई ऐसी वॉयलेशन ना हो, लेकिन फिर भी होता है कि वो एक की रिंग कैमरा ये वो बहुत कम यूज़ करना पड़ा है, आइडियली फिर भी मैं कर लेता हूँ। और आजकल जो मैं सबसे ज़्यादा 90% जिसके ऊपर शूट करता हूँ दैट इज़ Osmo Pocket 3। एक ट्रैवल व्लॉगर के लिए या कंटेंट क्रिएटर के लिए जो ये DJI ने ये जो निकाल दिए गैजेट, आई थिंक इसने DSLR टोटल ख़त्म कर दिए हैं। पॉकेट फ्रेंडली है और आप आराम से इसको वो फोल्ड करते हो और अपनी आराम से पॉकेट के अंदर रख लेते हो।
रिजल्ट टोटली DSLR लेवल का है इसका, जूम भी है उसके अंदर। तो अगर मेरे से कोई पूछता है ना कि यार वन गैजेट कि मैं इन्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, नहीं मैंने मोबाइल से करना, मैंने करना है ज़बरदस्ती, मैंने इन्वेस्ट करना है, तो पहली कोशिश तो मेरी होती है लो मोबाइल। लेकिन अगर अब बहुत ज़बरदस्ती है तो ओनली वन गैजेट, ओस्मो पॉकेट 3 का कॉम्बो ले लो जिसमें साथ एक माइक भी आ जाता है और वो भी आता है 1.5 लाख की, आई थिंक वो उसकी इन्वेस्टमेंट है आपकी, और वो कैश प्राइस है, आप नहीं भी पसंद आया उतने में निकल जाता है, इतनी उसकी डिमांड है। तो 90% जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं ओस्मो पॉकेट 3 पे शिफ्ट हो गए हुए हैं। और मुझे बड़ा इंतज़ार है इसका ओस्मो पॉकेट 4 कब आएगी, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उसमें वो डबल कैमरास देंगे कभी ना कभी, तो वो मैं ज़रूर लूँगा। ये मेरे हैं इस वक्त सारे गैजेट। अच्छा ये तो है ना कैमरास, अब इनको लगाने के लिए जो उसके पीछे जो उनके गैजेट्स हैं, आप चार्जर ही गिन लेना खाली इनके कितने, तो बंदा एग्जैक्टली चार्जर लेदा, और ये जो GoPro के जो माउंट्स हैं या इंस्टा के माउंट्स हैं जो सेल्फी स्टिक हैं, मेरे सिर्फ कैमरों का जो वेट है ना वो ऑलमोस्ट मेरा 18 से 20 kg का बनता है, कैमरे और उनके गैजेट और उनकी तारें और उनके चार्जर, और प्लस जब इंटरनेशनल जाते हैं तो डिफरेंट टाइप की सॉकेट्स के डिफरेंट एयरपोर्ट्स को सोचना, उन मुल्क के बारे में सोच, वो सारी चीज़ें रखना, तो और पावर बैंक्स, ये सारी चीज़ तो करते कराते आपके ना कोई 20 kg का, जो कि आपको ना 25 kg अलाउ होता है नॉर्मल एयरलाइन पे, तो वो इसलिए फिर मेरी आप देखेंगे ट्रैवल में 2 शर्टें होती हैं, रेड ब्लू बस, ठीक है, ये 2-3 शर्टें हमने रखी होती हैं वो जो कि ट्रैवल फ्रेंडली शर्ट्स होती हैं, और 2-3 ट्राउजर होते हैं, बाकी सारा वेट हमारे गैजेट ही ले जाते हैं। तो इस तरह फिर जो है ना वो आपको मैनेज करना है। देखने की बात ये है कि आप लोगों के लिए सारी मेहनत है कि लोगों के लिए वापसी आते, गिफ्ट भी नहीं आते, फैमिली के लिए भी कोई चीज़ नहीं आती क्योंकि आपके गैजेट नहीं आता। जो मेरा पर्सनल ट्रैवल होता है बहुत कम मुझे घर वालों के लिए स्पेस मिलती है कुछ लाने के लिए, एक तो बैग में भी स्पेस नहीं होती है, एक बैकपैक तो लेकर गए होते हैं, और फिर वेट की भी गुंजाइश नहीं होती, तो वो भी बड़ा कम जो है ना उसके अंदर में। क्या सबसे बड़ा शिकवा घर वाले क्या करते हैं जब भी आप ट्रैवल करके वापस आते हैं कि चीजें नहीं लेके आए? चीजें हाँ होता ही है कि एक ट्रैवल में बाज़ का जगह मिल गई तो आप घर वालों के लिए ले आते हो गिफ्ट, अब अगली दफा में नहीं होती तो वो इनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि आएगा, हाँ